हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन इकोसिस्टम की और वन की बिगिनर्स गाइड, यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम देंगे कि वन इकोसिस्टम का जो वन टोकन है आखिर उसका मेन पर्पज क्या है, OES टोकन या OES क्रिप्टो किस लिए जनरेट की गई है। छोटा सा ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिटेल वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा 1-2 दिन में, लेकिन अभी फिलहाल टाइम का अभाव है। लेकिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर वन क्या है, तो उसके बारे में आज हम छोटा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वन इकोसिस्टम का जो टोकन है वन या OES जिसको आप जानते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना, एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना, जिससे कि बिना किसी बॉर्डर लिमिट के, यानी कि जैसे अगर हमें इंडिया से रसिया में, इंडिया से चाइना में, इंडिया से US में पेमेंट भेजना हो तो उसको जो है बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के भेजा जाए। बैंकिंग सिस्टम की अपनी कुछ दिक्कतें रहती हैं, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। अब उसके पीछे एक और रीजन आता था कि जब कोई करेंसी, कोई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो उसके बैकएंड में क्या सिस्टम रहेगा। जैसे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में क्या है, एक डिजिटल कोड है जिसको एल्गोरिथम के माध्यम से चलाया जाता है, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है, इसी टाइप से बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कवर करेंगे। और इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा ब्रिक्स का, मतलब ये चल क्यों नहीं रहा है, आखिर इतनी बड़ी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि ग्लोबल जो लीडर है वो क्या है। तो ग्लोबल करेंसी जो है वो US डॉलर है, और इसी को हर एक कंट्री, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, यहाँ पर देखिए ये ग्लोबल करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि USD। तो USD का ही मेन इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल पेमेंट के तौर पर, इंटरनेशनल रेमिटेंस के तौर पर। अब ये इसका जो सबसे बड़ा भंडार है वो यूनाइटेड स्टेट के पास ही है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट अपनी मनमानी करता है। अब अगर कोई भी यूनाइटेड स्टेट के डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश करती है, कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्टिनेंट, तो यूनाइटेड स्टेट उसको खुली चुनौती दे देता है। जैसे अभी अगर हम फिलहाल में बात करें कि क्या डॉलर ही एकमात्र ऐसी दमदार करेंसी है, एक सॉलिड करेंसी है जिसको ग्लोबल तौर पर यूज किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, यूरो भी अपने आप में डॉलर से कम नहीं है, और कैनेडियन डॉलर भी अपने आप में कम नहीं है, लेकिन ये तो कॉन्टिनेंट सेम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पाउंड की अगर हम बात करें तो पाउंड, यूनाइटेड स्टेट तो दूसरे नंबर पर आया है, इससे पहले पाउंड ही चलता था। ये ब्रिटिश पाउंड है, और ये वही है जो जिस कंपनी ने भारत पर भी राज किया है कुछ टाइम, तो ब्रिटिश का पाउंड जो है ये चलता था। और न्यूजीलैंड का डॉलर, जापानीज येन, स्विस फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सभी एक से बढ़कर एक करेंसी है। इंडियन रुपीज भी एक मात्र अभी ऐसी करेंसी है जो कि एक अल्टरनेटिव पेमेंट के तौर पर वर्ल्ड वाइड यूज की जाएगी। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट। जैसे ही कोई करेंसी ऐसी आती है जो डॉलर को टक्कर देने का काम करती है, तो यूनाइटेड स्टेट को उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो पहले जैसे वन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम तैयार करना, जिससे कि एक दूसरे, जैसे ग्लोबल तौर पर एक ऐसा पेमेंट नेटवर्क बनाया जाए जो एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग सिस्टम है उसको चैलेंज कर सके, या फिर उसके पैरेलल एक सिस्टम क्रिएट कर सके। तो उससे कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता। यूनाइटेड स्टेट का जो एक तानाशाही है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा था। तो यही रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट में ही वन इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। अब चलिए देखिए, इसका एग्जांपल, ये तो एक, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो एक कही कहाई कहानी है, हमें कुछ रियल एग्जांपल देकर बताओ जो मतलब करंट में ऐसा करते हैं। तो अभी क्या हुआ, रसिया यूक्रेन का बार चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो उसमें रसिया पर यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शन लगा दिए। मतलब कि अगर यूनाइटेड स्टेट से आप कुछ चीजें परचेज नहीं कर सकते, रसिया की करेंसी को यूज नहीं कर सकते, अगर कोई रसिया से ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, तो उस पर भी सैंक्शन लगा दिए। इस टाइप की दिक्कतें थी। तो यहाँ पर इसका जब इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट की तानाशाही देखने को मिली, तो कुछ कंट्रीज के ग्रुप ने, जैसे इंडिया, चाइना, आपने देखा होगा इंडिया चाइना की वैसे तो लड़ाई चलती है, लेकिन इस चीज के लिए, इस डॉलर की तानाशाही के लिए इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और कुछ और देश भी हैं जिन्होंने मिलकर, रसिया भी उसमें से एक है, और शायद जापान भी है, तो ये कुछ देश हैं मिलकर, इन्होंने एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाया जो कि पेमेंट, एक पेमेंट व्यवस्था बनाए, एक करेंसी बनाए जो डॉलर के
अगेंस्ट काम करे या डॉलर्स के अल्टरनेटिव काम करे, तो उसका नाम था ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो कितनी सारी कंट्री थी, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ईरान जो है ऑयल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में सभी जगह, भारत भी ईरान से लेता था। अभी जब रसिया पर सैंक्शन लगे थे कि कोई भी रसिया भी तेल का एक्सपोर्ट करता है, नेचुरल गैस का भी एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया जो है पहले ईरान से खरीदता था, रसिया से जो है। अब इंडिया ने क्या किया, रसिया पर तो सैंक्शन लगा दिया, तो रसिया का मार्केट तो बंद हो गया। अब ईरान जो है फिर अपने हिसाब से तेल को क्रूड ऑयल के प्राइस जो है इंक्रीज करता है, इस टाइप की दिक्कत हो जाती। लेकिन इंडिया ने फिर भी रसिया से जो है ऑयल परचेज किया। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये सारे देश मिलकर एक ऐसा पेमेंट व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि ग्लोबली पेमेंट डॉलर पर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर रसिया कल को मतलब यूनाइटेड स्टेट कल को किसी देश पर सैंक्शन लगा देता है तो ये बाकी के देश जो है मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला, जब यूनाइटेड स्टेट ने रसिया पर सैंक्शन लगाया था तो कि कोई भी रसिया से किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करेगा। तो उस टाइम पर क्योंकि डॉलर उन्होंने सीज कर दिया था, तो जब डॉलर सीज कर दिया तो ग्लोबल ट्रेड जो है डॉलर में होगी, डॉलर रसिया का सीज कर दिया तो अब रसिया तो बिजनेस कर नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है भारत का, जिसका नाम था यूपीआई, उसके माध्यम से रसिया के साथ ऑयल का ट्रेड हुआ है। मतलब भारत ने रसिया से तेल खरीदा है और उसके बदले इंडियन करेंसी दी है, और ये शायद यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो ब्रिक्स को इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट के डॉलर के अल्टरनेटिव एक करेंसी प्रोवाइड की है जिसका नाम है जो सीबीडीसी, तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा पेमेंट व्यवस्था बनाकर दी है जो ये ब्रिक्स वाले जो कंट्री हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करके जो है। तो इंडिया ने अभी इंडिया के बाहर इस यूपीआई सिस्टम को यूज भी किया है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो मालदीव्स में यूपीआई सिस्टम इनेबल हो चुका है, नेपाल में इनेबल हो चुका है, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी यूपीआई सिस्टम चल रहा है, और रसिया के साथ भी इसका ट्रायल हो चुका है यूपीआई पेमेंट सिस्टम का। क्योंकि जब ऑयल खरीदा था इंडिया ने रसिया से, उस टाइम पर भी यूपीआई का कहीं ना कहीं इस्तेमाल टेस्टिंग की गई थी। तो अब देखिए, जब रसिया ने मतलब यूनाइटेड स्टेट ने अब क्या किया है, ऐसा तो है नहीं कि यूनाइटेड स्टेट इतनी आसानी से मानेगा कि ब्रिक्स बना लो आप और डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी सिस्टम बनाओ और उस पर काम करो। तो अमेरिका ने इन सभी कंट्री को, किसी एक कंट्री को नहीं, इन सारी कंट्री को, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, इन सभी कंट्री को ये खुला चैलेंज दिया है कि अगर आप डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी लेकर आओगे तो हम आपके साथ जो भी बिजनेस करेंगे उस पर 100% टैरिफ लेंगे। यानी कि अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो यूनाइटेड स्टेट को, तो यूनाइटेड स्टेट आपसे 100% टैक्स लेगा। उसने जो है टैरिफ चार्जेस बढ़ा दिए हैं। सपोज करो भारत पहले 40 रुपए किलो चावल यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट करता था, तो अब क्या है, अब यूनाइटेड स्टेट उससे कह रहा है कि भाई आप 40 रुपए किलो हमें चावल तो देंगे, लेकिन आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, जिससे मतलब 100% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ये सेम कंडीशन ऐसी है जैसे कुछ दिनों पहले हमें देखने को मिला था कि इलॉन मस्क ने चाइना में टेस्ला कार का एक प्लांट लगाया और वो कह रहे थे कि 35 लाख में हम इंडिया में आपकी गाड़ी सेल करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि ठीक है आप 35 लाख की गाड़ी मतलब यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो, लेकिन हम उस पर 100% टैक्स लेंगे। यानी 35 लाख की आपकी गाड़ी रहेगी, 35 लाख हम टैक्स लेंगे, तो टोटल कस्टमर को जो पड़ेगी वो 70 लाख की गाड़ी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन होने के बावजूद होने से वो कार इतनी महंगी हो गई कि वो यहाँ पर उसका सेल कर ही नहीं पाए। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट में। जैसे यूनाइटेड स्टेट में हम अपना चावल अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दे रहे हैं, यानी कि हमें 40 रुपए मिलेंगे। तो अब यूनाइटेड स्टेट बोल रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर कोई चीज बेचते हैं तो हमें जितना आप जिस दाम में आप बेचोगे उतना ही आपको यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ेगा। सपोज करो कि हम 40 रुपए किलो में चावल बेचेंगे और 40 रुपए हमें सरकार को देना, तो हमारे चावल का रेट हो जाएगा, हमें जो देना पड़ेगा वहाँ 80 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। तो हम 80 रुपए किलो के अगर बेचेंगे, क्योंकि 40 का हमारा रेट है, 40 हमें टैक्स भी देना क्योंकि वो तो हमसे लेगा, तो हमें 80 रुपए किलो बेचेंगे। अब वहाँ की जो लोकल मार्केट है, वहाँ के जो लोकल मर्चेंट हैं वो 40 रुपए किलो में बेच रहे हैं, हम 80 रुपए किलो में बेच रहे हैं, तो फिर हमारा माल तो वहाँ पर कोई परचेज नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम पर जब जैसे टैरिफ लगाएंगे तो वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं चैलेंज करने की बात करते हैं। तो अब आप देखो कि इतने बड़े कंट्री को, इतने सारे कंट्री को, इतने बड़े ग्रुप को, ब्रिक्स ग्रुप को जब यूनाइटेड स्टेट चैलेंज कर सकता है, तो क्या वो
एक छोटी सी करेंसी या एक छोटा सा प्रयास कुछ लोगों का, जिसमें रूजा इग्नोटोवा या दूसरे जो 2-4 लोग हैं या कुछ लीडर हैं, वो अगर एक वन पेमेंट सिस्टम लेकर आते हैं, एक OES सिस्टम, एक OES करेंसी बनाते हैं जिसको डॉलर के अगेंस्ट अगर वो यूज करना चाहें एक अल्टरनेटिव पेमेंट के तौर पर, तो क्या इतनी आसानी से उसको करने देगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या इसको इतनी आसानी से इतनी जल्दी ऐसी मेन स्ट्रीम पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड कर लिया जाएगा? इसमें कितना टाइम लगेगा? आप मुझे बताइए कमेंट करके। और जिन्होंने ये सोचकर किया है कि जैसे बिटकॉइन में निवेश कर दिया, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन का कंसेप्ट अलग है, वन कॉइन का कंसेप्ट अलग है, OES का बिल्कुल कंसेप्ट अलग है। तो OES एक मर्चेंट कॉइन है जिसको डील सेकर प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाता है पेमेंट सिस्टम के तौर पर, और आप इसको यूज कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। इसका जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, और ये जितना ज़्यादा यूज होगा इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, उतना ही इसको जो है मेन स्ट्रीम में आने का या उतना ही इसको वैल्यू जो है वो मिलेगी, इसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए, यही था एक छोटा सा ओवरव्यू। आज मैं इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट में रखता हूँ, फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।